नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। चलिए आज हम करते हैं प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। तो प्रकाश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइट जो चैप्टर आता है फिजिक्स में उससे, तो उसके आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको, प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो हमें क्या याद रखना है, प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। आपको क्वेश्चन आ जाए, प्रकाश तरंगें जो लाइट रेज होती हैं किस प्रकार की हैं। तो प्यारे बच्चों, तरंगें अपनी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं अनुप्रस्थ और एक होती हैं अनुदैर्घ्य। कितनी प्रकार की हैं, दो प्रकार की हैं। एक तो होती हैं अनुप्रस्थ और एक होती हैं अनुदैर्घ्य। तो इनको हम, ये यांत्रिक तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं ये, यांत्रिक तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें जो आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, जो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है, इसके लिए माध्यम की क्या है, आवश्यकता है। तो इसलिए इनको यांत्रिक तरंगों में गिना जाता है। एक होती हैं अयांत्रिक तरंगें, या जिनको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रकाश आपका किस में गिना जाता है, या तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में गिना जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, या फिर प्रकाश को गिना जाता है अनुप्रस्थ तरंगों में। तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। जबकि आपसे आ जाए ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें किसका एग्जाम्पल है, तो ध्वनि तरंगें आपका अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। जबकि प्रकाश कैसी है आपकी, लाइट रेज, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला फैक्ट है अपने पास, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आपको क्वेश्चन आ जाए, मैंने अभी बोला था आपको, प्रकाश जो है, प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक तो इसकी कणीय प्रकृति होती है, एज ए पार्टिकल। लाइट कैसा होता है, एज ए पार्टिकल भी होता है, या फिर एज ए क्या होता है आपका, वेव होता है, जिसको बोलते हैं तरंग। तो सबसे पहली मैं बात करूं, प्रकाश एक कण के रूप में होता है। अगर ये आपसे पूछता है तो ये बताया था सिद्धांत आपका न्यूटन ने, प्रकाश एक कण के रूप में होता है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। जबकि आपसे पूछे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, दैट मीन्स प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। अगर ये आपको फैक्ट आ जाए तो ये डिस्कस किया था या ये बताया था आपका हाइगेंस ने। किसने बताया था बच्चों, हाइगेंस ने। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया है, और प्रकाश का कणीय सिद्धांत या पार्टिकल सिद्धांत वो न्यूटन ने दिया है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। ध्रुवण की घटना के कारण, क्या है आपके पास नेक्स्ट, ध्रुवण की घटना के कारण प्रकाश तरंगों के अनुपस्थ होने की पुष्टि होती है। आपको मैंने अभी बताया था प्रकाश कैसी तरंगें हैं, अनुप्रस्थ। तो आपको पूछ ले ये घटना कहाँ से, इसका कारण क्या है, तो ध्रुवण, ध्रुवण के कारण हम ये पता करते हैं कि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं या अनुप्रस्थ तरंगें हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की घटना का कारण क्या है, तो हमें वहाँ फैक्ट देना है ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना के कारण ही जो ध्वनि तरंगें हैं उनको तो अनुदैर्घ्य माना जाता है, और प्रकाश की जो तरंगें हैं उनको क्या माना जाता है, अनुप्रस्थ तरंगें माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई ये बात आपको, कौन सी बात, ध्रुवण की घटना के कारण
प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज की। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, जो प्रकाश तरंगें हैं या प्रकाश है वो क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो ये आपसे पूछे ये फैक्ट किसने दिया था, तो ये फैक्ट दिया था मैक्सवेल ने। किसने दिया था, मैक्सवेल ने। तो प्यारे बच्चों आपके पास 3 फैक्ट हो गए। फर्स्ट फैक्ट मैंने आपको बताया था, पहला फैक्ट अभी डिस्कस किया था, प्रकाश जो होता है आपका, प्रकाश पहला एक कण के रूप में होता है। अगर ये पूछे आपसे तो आपको बताना है ये न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, न्यूटन ने। सेकंड, अगर मैं बोलूँ प्रकाश तरंग के रूप में है, एक वेव के रूप में होता है लाइट प्रकाश, ये अगर पूछे तो ये किसने बताया था, प्रकाश के तरंग सिद्धांत अभी मैंने बताया था आपको, हाइगेंस ने बताया था। किसने बताया था बच्चों, हाइगेंस। और एक नेक्स्ट फैक्ट अभी आया है आपके सामने, अगर प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अगर ये फैक्ट आपसे पूछे तो ये बताया है मैक्सवेल ने। किसने बताया बच्चों, मैक्सवेल ने बताया था प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसने की है, मैक्सवेल ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन होता है। डिफ्रैक्शन की घटना, आपको क्वेश्चन आ जाए प्रकाश में डिफ्रैक्शन की घटना, या जिसको हिंदी में बोलते हैं विवर्तन, आपको आ जाए क्वेश्चन, प्रकाश में विवर्तन की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, या सर्वप्रथम किसने बताया था, तो एक वैज्ञानिक थे ग्रेमाल्डी। कौन से थे, ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम बताया था प्रकाश में क्या होता है, विवर्तन। अब विवर्तन का मतलब समझो बच्चों, विवर्तन का मतलब है, आपने देखा होगा प्रकाश किसी कांच से या किसी सरफेस से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ने की जो घटना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो होता क्या है, प्रकाश का विवर्तन बहुत कम होता है, जबकि ध्वनि तरंगों में भी विवर्तन होता है। ध्वनि तरंगों में भी यह घटना पाई जाती है। जैसे प्रकाश तरंगों में विवर्तन की घटना होती है, ध्वनि तरंगों में भी विवर्तन होता है, पर ध्वनि तरंगों में विवर्तन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कोई भी आवाज़ अगर बाहर डीजे की या कोई भी साउंड है तो वो साउंड हमारे कमरे में आ जाती है, जबकि बाहर से प्रकाश हमारे इस कमरे में या किसी सरफेस पर आ नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि उस कोटि का हमारे पास तरंग दैर्ध्य नहीं है, जबकि ध्वनि तरंगों में ऐसा संभव है। आइए बच्चों समझ में, तो ज़्यादा ध्वनि में विवर्तन की घटना होती है, जबकि प्रकाश में ध्वनि की विवर्तन की घटना होती है पर कम होती है। तो इसका सर्वप्रथम किसने पता लगाया था या किसने दिखलाया था, ग्रेमाल्डी ने। किसने, ग्रेमाल्डी ने। चलिए नेक्स्ट पर, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादित किया, इसी के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपको आ जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, आइंस्टीन ने। किसने किया बच्चों, आइंस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ध्रुवण की घटना के कारण प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, परंतु विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन दोनों में ही होता है। तो हमें याद रखना है, जो ध्रुवण है उसकी घटना प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। जो ध्रुवण होता है ना, वो केवल प्रकाश तरंगों का होता है। याद रखना बच्चों, जो प्रकाश होगा, जो प्रकाश वेव होंगी या जिसको लाइट वेव बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, आपका ध्रुवण होता है, जबकि ध्वनि तरंगों में क्या नहीं होता है, उनका ध्रुवण नहीं होता है। आपको क्वेश्चन आ जाए, प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों का अंतर किसके द्वारा करोगे आप,
प्रकाश का एक गुण है, या उसको बोलेंगे ध्रुवण। ध्रुवण की घटना ऐसी है जिससे हम पता कर सकते हैं ये तरंग प्रकाश है या ध्वनि है। पर एक बात और याद रखनी है आपको इसमें, चाहे वो ध्वनि हो और चाहे वो प्रकाश हो, विवर्तन परावर्तन अपवर्तन दोनों में होगा। ये फैक्ट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। क्वेश्चन आता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो आपको पूरा देखना है और अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करना है। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, ध्रुवण की जो घटना है उससे हम प्रकाश और ध्वनि तरंगों में अंतर कर सकते हैं, और जो ध्रुवण की घटना है वो केवल प्रकाश तरंगों में होती है, ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। परंतु विवर्तन परावर्तन और अपवर्तन ये आपका प्रकाश तरंग हो चाहे ध्वनि तरंग हो, दोनों में पाया जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। किसी अवरोध की ओर, क्या है आपके पास, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। अभी मैंने बताया था, जैसे ये कोई सरफेस है या कोई किनारा है, इससे प्रकाश मुड़ जाए, क्या हो जाए, इससे मुड़ जाए, तो वो जो घटना है आपकी वो कहलाएगी विवर्तन। क्या कहलाएगी, विवर्तन। प्रकाश में ऐसा बहुत कम होता है, जबकि ध्वनि का विवर्तन अच्छी तरह से होता है। जैसे आपने देखा होगा, बाहर कोई भी आवाज़ आ रही है वो भी अपने पास आ जाती है, पर बाहर जो प्रकाश है वो अपने खिड़की से अपने पास नहीं आ पाता है, जबकि ध्वनि अपने पास आ जाती है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं हम। आगे है, व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। मैं बोलता हूँ आपसे, आपको पता हो तो, हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश क्या है, एक तरंग का सिद्धांत है। तरंग सिद्धांत किसने बताया था, हाइगेंस ने। तो इसकी पुष्टि हम किससे करेंगे, व्यतिकरण से। किससे करेंगे, इंटरफेरेंस की घटना होती है एक प्रकाश के अंदर। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस का सीधा सा मतलब है, जब प्रकाश की दो तरंगें होती हैं आपकी, जब कहीं पर मिलती हैं, दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगें कहीं एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो कहीं पर तो प्रकाश अधिकतम होता है, मतलब वहाँ पर चमक उत्पन्न होती है, और जहाँ पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा होता है, या जिसको बोलते हैं हम डार्क। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। तो व्यतिकरण का सिद्धांत क्या बताता है, प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। व्यतिकरण का सिद्धांत क्या करेगा, प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करेगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट आता है आपका, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों की होती है। अभी मैंने बताया था प्रकाश क्या होता है आपका, कण एवं तरंग दोनों के रूप में होता है। आ गया ये फैक्ट यहाँ पर, तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। एक बात, कण के रूप में किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, और तरंग के रूप में किसने बताया था आपका, बताइए, तरंग का रूप हाइगेंस ने बताया था। आइए बच्चों समझ में, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है आपका, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन में जैसे एक सरफेस होता है आपका, इस प्रकार से एक माध्यम होता है, जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई जिसको बोलते हैं आपतित किरण, और वापस इसी माध्यम में वापस लौट गई, इस प्रकार से ये आपतित किरण कोण एंगल आई हो गया, और परावर्तन कोण क्या हो गया, आर। तो होगा क्या, प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना, तो ये चिकना पृष्ठ है, इससे वापस लौट जाना क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें होगा क्या, कोण आई इक्वल टू क्या होता है आपका, कोण आर होता है। कोण आई इक्वल टू क्या होगा, कोण आर। एक फैक्ट और याद रखना है, इसमें क्या होगा, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी आपकी पहले की जैसी रहेगी। आवृत्ति
और इसमें जो तरंग दैर्ध्य है वो भी आपकी समान ही रहेगी और वेग भी समान रहेगा। जबकि आपका अपवर्तन होगा, उस अपवर्तन में वेग क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अब आपसे पूछ ले प्रकाश के परावर्तन का कोई एग्जाम्पल की हम इसकी बात करें तो आपके जो दर्पण हैं, मिरर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, आपके परावर्तन के सिद्धांत पर। चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, कॉन्वेक्स मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर है या प्लेन मिरर है, या जिसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो इस प्रकार का सिद्धांत, तो दर्पण और आपके समतल दर्पण, उत्तल दर्पण किस सिद्धांत पर काम करते हैं, प्रकाश के परावर्तन पर। जबकि लेंस वगैरह जो आपके होते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं हम। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। आपको क्वेश्चन आ जाए प्रकाश के वेग का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखना है प्रकाश के वेग का निर्धारण सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने। चलिए प्रकाश का वेग नेक्स्ट आ जाए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, प्रकाश का वेग आपको आ जाए सर्वाधिक कहाँ पर होगा, तो याद रखना है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है वैक्यूम में, या जिसको बोलते हैं निर्वात। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होगा, निर्वात में। और कितना होगा वो भी याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग सर्वाधिक वैक्यूम में, निर्वात में। और कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये जो वीडियो है आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और यूपी पुलिस, रीट, जो भी आपका साइंस जिस एग्ज़ाम में आती है उन सभी के लिए ये लाइट चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर होता है। सभी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग आपसे विभिन्न माध्यमों में पूछ ले तो याद रखना सबसे ज़्यादा किस में होगा प्रकाश का वेग आपका, बताइए। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में, उसके बाद पानी में, फिर तारपीन में, कांच में, रॉक साल्ट में, नायलॉन में। तो सबसे ज़्यादा आपका किस में है, निर्वात में। उसके बाद इसका वेग कम होता चला जाएगा, पानी में कम हो जाएगा, उसके बाद इसमें और भी कम हो जाएगा, कांच में कम हो जाएगा, नायलॉन में और कम हो जाएगा। आइए बच्चों समझ में बात। ऐसे ही अगर इनमें पूछ ले प्रकाश की चाल, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम बताइए। क्वेश्चन आ जाए आपको, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम बताइए। तो प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा जल में होगा प्रकाश की चाल, उसके बाद सब फिर कम होने लग जाएगी, जल के बाद कांच में और फिर हीरे में। तो सबसे कम हीरे में, उससे ज़्यादा कांच में और सबसे ज़्यादा जल में होती है प्रकाश की चाल। इतनी बात समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश का आने में कितना टाइम लगता है। तो बच्चों आपको ये फैक्ट याद यहाँ रखना है, 1.28 सेकेंड में। क्वेश्चन आ जाए आपको, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, 1.28 सेकेंड। कितना, 1.28 सेकेंड। और इसी प्रकार यहाँ देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। और चंद्रमा से 1.28 कितना, 1.28 चंद्रमा से लगता है और सूर्य से लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड या 20 सेकंड बोल सकते हो। चलिए आज का लास्ट फैक्ट फिर आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो मैं और बनाऊंगा जिससे ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहे। अभी एनटीपीसी का और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पटवार का भी एग्ज़ाम
आने वाला है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं फैक्ट एक। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर माध्यम का ताप बढ़ेगा तो प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर एक बात याद रखनी है आपको, अगर माध्यम का ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की स्पीड जरूर बढ़ जाती है। टेम्परेचर को बढ़ाने से ध्वनि जो तरंग है ना उसका वेग जरूर बढ़ता है। तो याद रखना है, प्रकाश तरंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस माध्यम में ताप वृद्धि का, जबकि ध्वनि तरंगों पर प्रभाव टेम्परेचर का पड़ता है। कैसे? अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो आपका 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी स्पीड आपकी? 0.61 मीटर पर सेकंड उसका वेग बढ़ जाएगा। जनरली वायु में जो वेग है, ध्वनि का वेग कितना है? ध्वनि का वेग कितना है जनरल वे में? जनरल वे में अगर ध्वनि का हम वेग देखें तो 332 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकंड। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम तो इसका वेग बढ़ जाएगा कितना? 0.61 मीटर पर सेकंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ेगा। आया बच्चों समझ में? तो आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आभारी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ में। ओके, थैंक यू।